बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हम टेक्स्ट की क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर चुके हैं और अब मैं आपसे ये कहूँगा कि ग्रेजुअली आज से हम बाकायदा अपने चैप्टर्स का आगाज़ कर रहे हैं। जो बेस बनाने वाली थोड़ी सी बात थी, अगरचे पिछले 2 लेक्चर्स में जो कुछ हमने पढ़ा वो हमारे सिलेबस का भी हिस्सा है, लेकिन हम उन चैप्टर को दोबारा आकर रिविज़िट भी करेंगे ताकि हमारे पास ज़रा कि एक बेस बन चुकी हो और फिर हम उसे डिटेल में ला के उसकी टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस कर सकें। लेकिन जैसे कल के लेक्चर नंबर 3 के आप अगर साथ देखेंगे तो आपको उसमें कुछ एग्जांपल्स नज़र आएंगी, कुछ केस स्टडीज़ नज़र आएंगी, कुछ सवाल नज़र आएंगे जो आपने सॉल्व करने हैं। तो आपने हरगिज़ ऐसा नहीं करना कि आपने लेक्चर ले लिया है और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए। नहीं, आपने उन क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व करना है, ठीक है। वो आपको मार्क होके अलग अलग इंडिविजुअली मार्क होके मिलेंगे। वो उसको हमने डिज़ाइन करने में बड़ी ज़्यादा एफर्ट लगाई है। उसमें हमने थोड़ा सा LMS सिस्टम की जो साइंस होती है उसको भी इस्तेमाल किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी कहीं हमने उसको यूज़ करने की कोशिश की है। हाँ, तो ये जो इतनी सारी एफर्ट टीचर ने लगाई है, तो टीचर को इसका बेनिफिट या फ्रूट जब भी मिलेगा जब आप इसको यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो आपने लाजमी उसको सॉल्व करना है और अगर खुदा ना खास्ता आप उसमें पास नहीं हुए हैं तो उसके साथ उसका सलूशन भी अवेलेबल है, थोड़ी सी डिस्कशन भी अवेलेबल है। तो आपने उसको सुनना है। आपने नेक्स्ट लेक्चर पर उस वक्त तक नहीं जाना जब तक प्रीवियस लेक्चर आपका अपनी जगह पर क्लियर नहीं हो गया, सेटल नहीं हो गया, ठीक है ना जी। तो आते हैं जी, आज से हमने आगाज करना है चैप्टर नंबर सैलरी से। हेड्स ऑफ इनकम का हमने कल जिक्र किया था। आपने देखा था सेक्शन 11 के अंदर हेड्स ऑफ इनकम आ रहे थे, ठीक है, कि किसी भी शख्स की इनकम को जो इनकम टैक्स लॉ है वो 5 डिफरेंट हेड्स में लेकर चलता है। वो 5 हेड्स क्या हैं, इसकी डिटेल हमें सेक्शन 11 के अंदर लिखी हुई नज़र भी आती है। तो यही असल में मैंने कल भी कहा आपसे कि यही वो तकरीबन 70% ऑफ योर सिलेबस है जो कि रिलेट करता है आपके सारे उससे। हमारा मेन काम यही है कि यही 5 चैप्टर हमने तैयार करने हैं। अच्छा जी, हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर हमारे पास पहला हेड ऑफ इनकम क्या आ रहा था जी? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। किसी शख्स की कोई भी इनकम जो टैक्सेबल है वो इन 5 हेड्स में, इन 5 चैप्टर में कहीं ना कहीं फॉल कर रही होगी और इसको ही हम देख रहे होंगे कि ये कहाँ हमने इसके अंदर हम इसी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं। ये जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, हम इसमें 4 बातों को पढ़ेंगे। हर हेड के बारे में अगर कभी हमें देखना हो कि यार ये हेड ऑफ इनकम मेरा तैयार हो गया है, तो हमें पता होना चाहिए क्या मेरे पास इन 4 बातों का आंसर मौजूद हो गया। अगर आपके पास इन 4 पॉइंट्स का आंसर आपके जहन में है तो इसका मतलब है ये हेड ऑफ इनकम आपका तैयार हो गया है और ये आप इसके ऊपर मुतमईन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 जी, स्कोप ऑफ इनकम। इस हेड का इन 5 में हम इसको पढ़ रहे होंगे, इनमें इसका स्कोप क्या है। स्कोप से क्या मुराद है कि कौन सी इनकम है जो इस हेड में इंक्लूड हो रही होगी। समटाइम लॉ इस तरह डिफाइन करता है कि भाई ये चीजें इस हेड में हम लेकर आएंगे। व्हाट इज इंक्लूडेड? स्कोप। मतलब सैलरी, जी सैलरी में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसका मतलब हम स्कोप पढ़ रहे हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम आएगी, इसका मतलब है हम स्कोप पढ़ रहे हैं। या इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन कौन सी इनकम नहीं आएगी, व्हाट इज एक्सक्लूडेड। मतलब ये हुआ कि स्कोप को बयान करने का, स्कोप को लिखने के 2 तरीके हो सकते हैं। या तो ये बता दिया जाए कि क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा, लिस्ट बना दी जाए, डिफाइन कर दिया जाए चीज़ों को। या फिर ये हो सकता है कि ये बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ इसमें शामिल नहीं होगी। दोनों तरह से स्कोप बयान हो गया। लेजिस्लेटर क्या करता है, बाज़ दफ़ा दोनों टेक्निक इस्तेमाल करता है। ये भी बता देता है क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये भी बता देता है क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी। बिकॉज जब लेजिस्लेटर लॉ बनाता है, हुकूमत लॉ बनाती है, लॉ की
बनाने के अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है बहुत सारा कलेक्टिव विजडम उसके अंदर डालने की कोशिश की जाती है। लेकिन आपको पता है लॉ जब अप्लाई होता है, अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो 20-22 करोड़ लोगों के ऊपर फिर ये लॉ अप्लाई हो रहा था, तो फिर इसके बहुत सारी नई नई बातें सामने आती हैं। तो लेजिस्लेटर की कोशिश होती है एक अच्छा लॉ, हम पता किसको कहते हैं, एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके दो मीनिंग ना निकलते हो, एक ही मीनिंग निकलता हो। लेजिस्लेटर की पूरी कोशिश होती है कि मैं लॉ बनाते हुए इतनी कंप्रीहेंसिव बात करूं कि इसका कोई और मीनिंग ना निकाल सके, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं होता है। हम प्रैक्टिशनर हमेशा लॉ में से अपने मीनिंग निकालते हैं, ठीक है ना। जहां जरा सा राई के दाने के बराबर भी लॉ में वीकनेस होती है तो कोई प्रैक्टिशनर सामने आता है, कोई वकील सामने आता है, कोई लॉ को इंटरप्रेट करने वाला सामने आता है और वो वहां से आकर उसका कोई एक नया मीनिंग असाइन करता है। फिर जब तक लॉ अमेंड ना हो लेजिस्लेटर को उस मीनिंग को मानना पड़ रहा होता है, ठीक है ना। लेजिस्लेटर ये भी करता है कि वो लॉ को दोबारा अमेंड कर देता है, कहता है अच्छा ये चीज़ रह गई थी, ओके कोई बात नहीं मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नजर आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्कोप का क्या मतलब है। स्कोप का मतलब है ये बताया जाए कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल होंगी, या ये बता दिया जाए कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल नहीं होंगी। ओके, नंबर 2, डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब है कि जब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने टैक्स अमूमन प्रॉफिट पर लेना होता है, कुछ खर्चे उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। जैसे कोई बिजनेसमैन आपको कहीं कारोबार करता नजर आ रहा है तो उसकी जगह का कोई रेंट भी होगा, वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को सैलरी भी पे कर रहा होगा, वहाँ बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही होंगी, वो कुछ एडवर्टीजमेंट भी कर रहा होगा, तो ये खर्चे माइनस होंगे ना। चले इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग की हेल्प ले लेते हैं ना, वहाँ आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। तो बहुत सारे हेड्स में पर्टिकुलरली इनकम फ्रॉम बिजनेस में तो 100% ऐसे ही है, और बाकियों में भी बहुत सारे हेड्स में इनकम टैक्स लॉ क्या करता है, आपको कुछ एक्सपेंसेस अलाउ कर देता है। यहाँ एक्सपेंसेस को हम क्या कहते हैं, डिडक्शंस कहते हैं। बस हमने टर्म जरा लॉ में चेंज कर ली। आप उधर कहते थे जब इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ रहे थे तो आपने एक्सपेंसेस को क्लासीफाई करना शुरू किया। आपने कहा कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्ट ऑफ सेल में आते हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं। ये 4 बड़े हेड बना लिए थे ना आपने। इनकम टैक्स लॉ क्योंकि ये अकाउंटिंग का तो वो नहीं है ना, ये तो लॉ की टैक्सेशन की बात करें, उन्होंने सारे एक्सपेंसेस का एक ही नाम रख दिया, डिडक्शंस। तो फिर वही 2 हेड बन गए। डिडक्शन अलाउड, कौन कौन से खर्चे हैं जो आप माइनस करेंगे और फिर बाकी की इनकम पर हम आपसे टैक्स ले रहे होंगे। अब ये हर हेड में लिखा होगा, सैलरी में अलग लिखे होंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में अलग लिखे होंगे, बिजनेस में अलग लिखे होंगे, कैपिटल गेन में अलग लिखे होंगे। अगर कहीं नहीं अलाउ होंगे तो नहीं लिखे होंगे। बाद दफ़ा क्लियरली लिख भी दिया जाएगा कि कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं है, डिडक्शंस अलाउड या डिडक्शंस नॉट अलाउड। कुछ एक्सपेंसेस को लॉ बाकायदा लिख कर आपको कहता है कि ये खर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। फिर वही 2 बातें आ गई, डिडक्शन अलाउड, डिडक्शन नॉट अलाउड। जब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस पढ़ रहे होंगे ना तो ये बात बड़ी डिटेल से आएगी, ये ज़्यादा तफसीलन हमें वहाँ नज़र भी आ रही होगी। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी, यानी गवर्नमेंट ने आपका इस हेड ऑफ इनकम का हिसाब किताब कैसे लेना है। अच्छा, गवर्नमेंट ने हिसाब किताब कैसे लेना है इसका एक जिक्र हमारे गुज़िश्ता कल के लेक्चर में भी आ रहा था। गवर्नमेंट ने आपको बताया था, लेजिस्लेटर ने आपको बताया था, इनकम टैक्स लॉ ने आपको बताया था कि भाई हमने आपसे हर साल की इनकम का हिसाब किताब लेना है। देखो अच्छा, तो फिर हर साल से क्या मुराद है? उसने कहा यार देखो 3 मुराद हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर, हर नॉर्मल टैक्स ईयर का आप टैक्स सेपरेट पे करेंगे, या अगर मैं अलाउ कर दूंगा तो स्पेशल टैक्स ईयर का आप टैक्स अलग पे करेंगे।
या जब मैं आपको नॉर्मल से स्पेशल में या स्पेशल से नॉर्मल में जाना अलाउ करूंगा तो उसके साथ ही कोई एक छोटा सा पीरियड आ रहा होगा, दैट पीरियड मस्ट ऑलवेज बी लेस देन 12 मंथ, जो कि ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा। उसका आपको सेपरेट टैक्स देना पड़ेगा, भले वो 2 माह का ही क्यों ना हो। बात समझ आ गई ना? तो एक गुफ्तगू तो यहां हो रही थी, लेजिस्लेटर आपसे यहां एक बात कर रहा था कि भाई मैंने आपसे आपकी इनकम का हिसाब लेना कैसे है, तो पता चला उसने हमें बताया कि मैंने हर टैक्स ईयर का लेना है। क्या है आपका टैक्स ईयर नॉर्मल वाला है, क्या है आपका टैक्स ईयर स्पेशल वाला है, क्या है ट्रांजिशनल वाला है। हर टैक्स ईयर का मैंने टैक्स अलग लेना। ओके, ठीक हो गई बात। लेना कैसे है? लेना कैसे से मुराद है क्या रिसीट बेसिस पर लेना है या अक्रूवल बेसिस पर लेना है? अब आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, FR1 आजकल पढ़ रहे होंगे, तो एटलीस्ट चलें इंट्रो भी अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको अक्रूवल बेसिस का पता है कि हम अकाउंटेंट्स तो जब बिजनेस का हिसाब किताब करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हम अक्रूवल बेसिस पर ही करेंगे। हम कहते हैं यार कैश बेसिस तो पुरानी एक बेसिस होती थी, पढ़ते हैं हम कहीं कैश अकाउंटिंग भी थोड़ी बहुत, लेकिन हमारा मानना है कि नहीं, आज हम कैश बेसिस को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि किसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं? अक्रूवल बेसिस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, नाउ अब हर हेड में लेजिस्लेटर आपको बतलाएगा कि इस हेड में वो आपसे किस बेस पर चलेगा, रिसीट बेसिस मींस कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस। मसलन आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली है, लेजिस्लेटर क्या कह रहा है? मैंने टैक्स जितनी सैलरी आपने कमाई है अक्रूवल बेसिस पर उस पर टैक्स लेना है या जितनी मिली है उस पर टैक्स लेना। अब ये बात वो हर हेड में आपसे कर रहा होगा, ये बात वो हर हेड में आपसे करेगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वो बताएगा आपको कि भाई मैंने अक्रूवल बेसिस पर लेना है, या नहीं भाई मैं तो आपसे कैश बेसिस की बात कर रहा हूं। फिर इसी तरह बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, हर हेड में बतलाया जाएगा कि हमने टैक्सेशन कैसे करनी है, कैश बेसिस पर, रिसीट बेसिस पर या अक्रूवल बेसिस पर। ओके, 3 बातें हो गई। लास्ट थिंग, टैक्सेबिलिटी। इसके ऊपर टैक्स हमने आपसे कैसे लगाना है? टैक्स लगाने के 2 तरीके, अभी मैं रॉ बात कर रहा हूं, टेक्निकल गुफ्तगू अभी बाद में करेंगे हम इसके ऊपर। टैक्स 2 तरीके से लगता है। एक को हम कहते हैं कि यार सारी इनकम इकट्ठी करके ना, ये जो 5 हेड हैं, 5 के 5 हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को इकट्ठा कर लेते हैं, इन सारे हेड्स की इनकम को इकट्ठा करते हैं और फिर इसके ऊपर जो आपका रेलिवेंट टैक्स रेट होगा ना वो इसके ऊपर लगा देंगे। अगर इस तरह टैक्स लगाया जा रहा हो, सारे हेड्स की इनकम का टैक्स इकट्ठा करके और फिर उसके ऊपर रेट लगाया जा रहा हो, हम इसको आमतौर पर कहते हैं NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अभी मैं कह रहा हूं, मैं ये नॉन टेक्निकल वे में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको टेक्निकली बाद में एक्सप्लेन करेंगे। तो लेजिस्लेटर बता देगा कि यार आपकी ये इनकम सारी इनकम में इकट्ठी होकर टैक्स होएगी या इसको हम अलग रखते हुए इसका एक अलग रेट होगा वो इसके ऊपर लगा देंगे। अगर नॉर्मली अगर इसको अलग रखते हुए रेट लगाया जा रहा हो तो हम उसको FTR बोल रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये फिलहाल मैं आपके जहन में कॉन्सेप्ट डालने के लिए बात कर रहा हूं, इसको टेक्निकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं आगे चल के बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कोई भी हेड ऑफ इनकम आ गया, ये 5 हेड ऑफ इनकम आपके पास आ गए, तो इन हेड्स को हमने कैसे तैयार करना है? हमें इन 4 सवालात के जवाब ढूंढने हैं। अगर आपके माइंड में ये 4 बातें आ गई हैं, ओके डन, आपका ये हेड तैयार हो गया। इसका मतलब है ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार है आपका हेड। कौन कौन सी 4 बातें जी? स्कोप, किस तरह की इनकम इस हेड में शामिल होती हैं या किस तरह की इनकम इस हेड में शामिल नहीं होती हैं, ये बात आपको क्लियर हो गई है। इसका मतलब है स्कोप तैयार हो गया हमारा। डिडक्शंस, किस तरह के एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड है और किस तरह के एक्सपेंसेस माइनस करना अलाउड नहीं है, डिडक्ट करना अलाउड नहीं है, इन्हें हम डिडक्शंस ही बोलते हैं लॉ में। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी,
क्या FBR, क्या गवर्नमेंट आपसे कैश बेस, आपसे टैक्स कब लिया जाता है? जब कैश मुझे मिल जाए जब लेना है गवर्नमेंट ने टैक्स, या जब एक्रू हो गई है, जब मैंने अर्न कर लिया जब लेना है टैक्स? अच्छा, इन सारी बातों का कोई एक सिंगल जवाब नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटर ने हर हेड में अलग अलग उसूल बना रखे हैं। किसी हेड में कोई उसूल बना हुआ है, किसी में कोई बना हुआ है। वरना ये भी हो सकता था ना, हम कहते जी इनकम टैक्स सारे का सारा कैश बेसिस पर चलता है, या सारे का सारा अक्रूवल बेसिस पर चलता है, ऐसे नहीं है। या सारी इनकम NTR में फॉल करती हैं, या सारी इनकम FTR में फॉल करती हैं, ऐसा नहीं। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये चार चीजें आ गई। देखिए एक बड़ा सीक्वेंस, बड़ा रिदम है इसके अंदर, 4 पॉइंट हैं, हर के अंदर 2 पॉइंट हैं। इसका मतलब है ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं जो हम स्टडी करने जा रहे हैं। ये सारे का सारा निजाम आपका इसके ऊपर खड़ा हुआ, ठीक है ना। ये खुलासा है, ये समरी है उस काम की जो आप करने के लिए जा रहे हो, विच इज 70% ऑफ योर इनकम टैक्स सिलेबस एज वेल। ओके, चलिए जी, तो अब आते हैं जी, हम शुरू करते हैं अपना पहला हेड ऑफ इनकम, सैलरी। सबसे मेन काम हमारा सैलरी। सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 हमने सिखाया आपको। अच्छा देखिए जरा, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये सेक्शन था, ये उसकी हेडिंग थी जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि ये लॉ नहीं है, उसूलन एक जरा टेक्निकल बात कर दी। अब क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जितने सब सेक्शन हैं, मुझे पता है यहाँ सारी बात सैलरी की हो रही है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की नहीं हो रही है, इनकम फ्रॉम बिजनेस की नहीं हो रही है, कैपिटल गेन की नहीं हो रही है। इसका मतलब है रिलेटेड बातें नीचे आ रही हैं, तो फिर इस 1 को क्या पढ़ूं, सब सेक्शन पढ़ूं। और अगर रिलेटेड ना आ रही होती तो हम इसे क्लास पढ़ रहे थे ना। चलिए फिर मैंने ऐसे रिवीजन के लिए, अच्छा जी। नाउ any salary received by an employee in a tax year other than salary that is exempt from tax under this ordinance shall be chargeable to tax in that year under the head salary। 2 बातें उसने बड़े प्यारे पहले ही सब सेक्शन में 2 बातें, वो जो हमने 4 बातें ढूंढनी थी ना, उसमें से कुछ बातों का जवाब दे दिया। वो कह रहे हैं एनी सैलरी रिसीव्ड, वो कहते हैं सैलरी को हम रिसीट बेसिस पर टैक्स किया करेंगे, अक्रूवल बेसिस पर टैक्स नहीं करेंगे। कि कोविड की वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन ने पिछले 6 माह से सैलरी पे नहीं की अपने एम्प्लॉयज की, कहते कोई बात नहीं, आप टैक्स भी ना पे करें, आपको सैलरी नहीं मिली आप टैक्स भी ना पे करें, बिकॉज बड़ा क्लियरली मेंशन है सैलरी रिसीव्ड। ओके, shall be chargeable to tax in that year under the head भी डिफाइन कर दिया कि भाई इस तरह की इनकम को हम कहाँ लेकर जाएंगे, सैलरी के अंदर लेकर जाएंगे। अच्छा एक बात अक्सर ही लिखी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है, वो कुछ लोगों की सैलरी को एग्जेम्प्ट कर दे, तो उसने कहा जी फिर कोई ये ना कहे कि जी आपने तो कहा टैक्स लगेगा। वो कहते नहीं, जो अगर कहीं लॉ किसी सैलरी को एग्जेम्प्ट कर देगा तो उसके ऊपर ऑब्वियसली ये उसूल नहीं लगेगा। ओके, सेक्शन 12 सब सेक्शन 1। अब एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सैलरी रिसीव्ड। अब या तो लेजिस्लेटर जहां खामोश हो जाए, खामोशी इख्तियार करे, तो फिर हमने सीखा है, हमने बेसिस बनाकर चले हैं, हम तो ऐसे नहीं पढ़ रहे थे कि बस आपको आते ही कहते बस जी ये ऐसे नहीं, तो थोड़ा सा हमने 2 लेक्चर इन्वेस्ट किए हैं इसी वजह से। या तो लेजिस्लेटर खामोश हो जाए तो रिसीव्ड का वही मीनिंग होगा जो आम जिंदगी में होता है। मैं कहता हूं यार आपने वो मैंने पैसे आपके देने थे, भिजवाए थे, आपने रिसीव कर लिए, तो लफ्ज रिसीव्ड इंग्लिश का एक लफ्ज है, हमारी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल होता है, हमें इसके किसी ना किसी एंगल से मीनिंग का अंदाजा है। अगर लेजिस्लेटर खामोश हो जाए तो फिर तो इसका यही मतलब होगा, लेकिन लेजिस्लेटर खामोश नहीं हुआ, बल्कि उसने कहा व्हेन एन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड। रिसीव वो कहता है भाई मेरा मतलब रिसीव से पता क्या है, वो कहता है जी मैं आपको बता देता हूँ। अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड एज हैविंग रिसीव्ड एन अमाउंट बेनिफिट और पर्क्स
वो कहता है कोई भी चीज़ हो सकती है ना, या आपने कोई अमाउंट रिसीव की हो, या कोई बेनिफिट रिसीव किया हो, या कोई पर्क्स, अभी आगे इनको डिफाइन करें क्या, या पर्क्स कोई डिफाइन किए हो। इफ़ इट इज़, वो कहते हैं हम किसी चीज़ को इनकम टैक्स लॉ में रिसीव का लफ्ज़ कब इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं उसका पहला मतलब तो वही है जो आम जिंदगी में आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। ठीक है, एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन, यानी वो कैश मैंने आपको भिजवाया तो आपने रिसीव कर लिया, व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द पर्सन। वो कहता है बिल्कुल हम भी इसको रिसीव ही मानेंगे लॉ में। कहते लेकिन एक दूसरी बात भी है, अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन एट द इंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्सन। किसी दूसरे शख्स ने, जिसको मैंने पैसे देने थे, उसी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दे दी कोई, और मैंने उसके मुताबिक उसके फंड को अप्लाइड कर दिया, तो कहते इसका मतलब है रिसीव हो गया। मसलन आप मेरे पास जॉब कर रहे थे, आपने कहा सर मैंने ना, आपकी सैलरी थी लेट्स अज्यूम 50,000, आपने कहा सर मैंने एक गाड़ी लीज करवाई हुई है जिसका रेंटल 50,000 जाता है, आप मुझे सैलरी ना पे किया करें, आप मेरा रेंटल बैंक में जमा करा दिया करें। अब आपके जहन में ये बात थी कि अच्छा इस तरह ये होगा कि मैं जब टैक्स वाले कहेंगे कि भाई कितनी सैलरी है, तो मैं कहूँगा मैं तो सैलरी लेता ही नहीं हूँ। बात समझ रहे हैं? लॉ करें नहीं 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 नहीं, अगर आपके 50,000 रुपया जो कि मैंने आपको एज अ सैलरी देना था, मैंने अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, आपकी बिहाफ पर उसे कहीं अप्लाई कर दिया है, आप ही के इंस्ट्रक्शन पर, मैंने अपनी मर्जी नहीं चलाई, आप ही के इंस्ट्रक्शन पर, तो लॉ कहता है इसका मतलब है आपने सैलरी रिसीव कर दी, अब आप टैक्स दीजिए इसके ऊपर। आप कह रही मैंने तो सैलरी आई नहीं है, देखें ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, ये मैं हूं और ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, और यहाँ कोई सैलरी नहीं हो रही है। कहते लॉ कहते नहीं नहीं ऐसे नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो। कहता इसका मतलब है आपने रिसीव कर लिया, एक एंगल, व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन। ओके, ठीक हो गया। वो कहता है अच्छा एक और भी बात है, या आपने मुझे नहीं कहा, बल्कि कोई लॉ मुझे मजबूर कर रहा है, गवर्नमेंट की कोई रिकवरी थी आपके अगेंस्ट, या आगे हम इनकम टैक्स में पढ़ेंगे भी, गवर्नमेंट ने आपसे कुछ पैसे लेने थे, गवर्नमेंट ने वो रिकवरी आपसे लेने के लिए आपको नोटिस भेज रही, आप दे नहीं रहे, गवर्नमेंट को पता चला आप मेरे पास जॉब कर रहे हैं, बंदा अपनी पावर लेकर, गवर्नमेंट की पावर लेकर मेरे पास अप्रोच किया, उसने कहा सर इसने गवर्नमेंट के 3 लाख रुपया देने हैं, तो हम गवर्नमेंट के इस कानून के तहत आपको ये ऑर्डर करते हैं, मुझे वो कह रहे हैं अब कि आप इसकी सैलरी हर महीने हमें देंगे। अब आप कहेंगे मैंने तो सैलरी रिसीव नहीं की, गवर्नमेंट कहते हैं नहीं, लेजिस्लेटर कहते हैं नहीं, ये सैलरी भी आपने रिसीव कर ली है। वो कहते हैं रिसीव का जो दूसरा एंगल है, या आपके कहने पर मैंने कहीं अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब भी आपने रिसीव कर लिया, हालांकि फिजिकली आपने रिसीव नहीं की, कहीं और चली गई है सैलरी, या किसी लॉ ने मेरे से आकर, आपसे उसने पैसे लेने थे, लॉ ने मेरे से आकर पैसे ले लिए, तो तब भी आपने सैलरी रिसीव कर दी, आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअली रिसीव्ड और अप्लाइड ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन, अप्लाइड आपकी मर्जी से, ऑन इंस्ट्रक्शन आपकी इंस्ट्रक्शन से हो सकता है, या लॉ की इंस्ट्रक्शन से होता है, यानी मैंने किसी दूसरी जगह सैलरी आपकी जमा करवाई है, या आप होंगे जिसकी वजह से करवाई है, या लेजिस्लेटर लॉ होगा वो मुझे मजबूर कर रहा होगा कि नहीं इसके ये पैसे हमें दे दें, जैसे वो नैब की रिकवरी नहीं आती। अच्छा चलिए, ओके, तीसरा एंगल, मेड अवेलेबल टू द पर्सन, मेड अवेलेबल टू द पर्सन। मतलब आपको सैलरी मिलती थी हर महीने की यकम को, और आप कैशियर के पास जाते थे, कैशियर आपको सैलरी पे कर देता था, आपको एक एसएमएस के जरिए इन्फॉर्म कर दिया जाता था कि जनाब सैलरी ले लीजिए प्लीज़। आप ज़रा अमीर आदमी हैं जनाब, आपने कहा सर हम जनाब नवाब लोग हैं, हम कोई आपकी सैलरी पे थोड़े पल रहे हैं, ये तो हम शौकिया आपके पास जॉब कर रहे हैं कुछ सीखने वीखने के लिए।
चलिए ओके, आप सैलरी ले ही नहीं रहे, पिछले 6 महीने से आप तशरीफ ही नहीं लाए उसके पास, कैशियर के पास, लेकिन आपको कॉलेज सा या मेरी फर्म का या उस एम्प्लॉयर का मैसेज आ गया है, यानी हमारी तरफ से कोई ये नहीं, हम ये नहीं है कि हम पे नहीं करें, हमारी तरफ से अवेलेबल है, आप रिसीव नहीं करें। व्हेन मेड अवेलेबल टू द पर्सन, व्हेन इट इज मेड अवेलेबल टू द पर्सन, वो कहता है इसका मतलब भी है सैलरी रिसीव हो गई है, आप टैक्स पे कीजिए अब इसके ऊपर। इसका मतलब है वो जो कह रहा था ना कि सैलरी रिसीव्ड के ऊपर टैक्स लेंगे, तो रिसीव्ड के 3 मीनिंग हैं, या तो एक्चुअली फिजिकली आपने सैलरी रिसीव कर ली है तो टैक्स दीजिए, या आपकी बिहाफ पर हमने कहीं अप्लाई कर दी है, अप्लाई आपकी इंस्ट्रक्शन पर भी हो सकती है, लॉ की इंस्ट्रक्शन पर भी हो सकती है, तब भी टैक्स दीजिए, या हमारी तरफ से सैलरी अवेलेबल थी और आपने ली नहीं है तो भी सैलरी मेड अवेलेबल हो गई है, अब भी टैक्स दीजिए जनाब इसके ऊपर। ये वो प्रोविजन थी जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को नाअहल करवाने का बाइस बनी। वो जो मियाँ नवाज शरीफ वाला केस था ना, वो इसी वजह से वो केस उनके अगेंस्ट हो गया। वहाँ मियाँ साहब का क्लेम ये था कि जी सैलरी मैंने तो ली नहीं है, मैंने तो ड्रॉ ही नहीं की, विड्रॉ नहीं की, बेटे ने सैलरी पे की थी, अकाउंट में पड़ी है, मैंने तो कभी उससे चेक से पैसे निकलवाए नहीं हैं। नो, जब सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गई थी तो मेड अवेलेबल हो गई थी भाई। अब आप इसको ये नहीं कह सकते कि मैंने सैलरी ली नहीं थी। इस एक प्रोविज़न ने जो है ना काम ख़राब किया हुआ, अच्छा किया हुआ या ख़राब किया हुआ तो अपनी अपनी राय हो सकती है, मैं वो नहीं कह रहा, क्योंकि लॉ पढ़ाना है तो कहीं रियल लाइफ की एग्जांपल से हम लिंक करेंगे तो थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। व्हेन इट इज़ मेड अवेलेबल, मियाँ साहब तो कहते हैं ना मेरे बैंक में पड़े थे तो मैंने निकलवाए तो नहीं है, नहीं, बैंक में ना पड़े होते, अगर ये कंपनी बेटे की कंपनी में ही पैसे पड़े होते तब भी मियाँ साहब ने फंस जाना था, बिकॉज इफ इट इज मेड अवेलेबल तो फिर वो सैलरी बन गई थी, फिर उसको इनकम टैक्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। तो बहुत बड़ा ब्लंडर वकीलों ने खेला उस वक़्त जब उन्होंने ये वाला मौक़िफ़ इख्तियार किया। अच्छा जी, खैर है नहीं, आओ रिसीव्ड के में मीनिंग समझ आ गए। सो रिसीव्ड का क्या मीनिंग है ये सारा आपके सामने आ गया, ये रिसीट का मीनिंग है। वो जो लॉ कह रहा था ना सैलरी रिसीव्ड, तो रिसीव्ड से उसका ये मुराद है। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब आते हैं जी, सैलरी की डेफिनेशन यहां सेक्शन ने बनाई है, क्योंकि सैलरी एक बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसने सैलरी को डिफाइन किया। सैलरी मीन्स any amount received by an employee from employment, whether of revenue or capital nature, including। ये उन डेफिनेशंस में से एक डेफिनेशन है। मैंने आपको 3 तरह की डेफिनेशन सिखाई थी ना। ऐसी डेफिनेशन जो मीन से शुरू हो रही हो, इसका मतलब है डिक्शनरी मीनिंग खत्म। ऐसी डेफिनेशन जो इंक्लूड से शुरू हो रही हो, इसका मतलब है डिक्शनरी मीनिंग अपनी जगह पर ही है, एडिशनल मीनिंग आ गए। और ऐसी डेफिनेशन जिसमें ये दोनों बातें इस्तेमाल हो जाए, तो ये उस तीसरी वाली की एग्जांपल आ गई है। देखिए सैलरी मीन्स से शुरू हुई, उसने कहा जी सैलरी से क्या मतलब है, वो कहता है एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर यानी ऐसे सैलरी जो हर महीने मिल रही है आपको। कैपिटल नेचर ऐसी अमाउंट जो वन ऑफ मिलेगी कभी 2-4 सालों में। ठीक है, आगे चलेंगे, डिटेल बात इस पे करेंगे। अब वैसे आपको एक अकाउंटिंग का भी रेवेन्यू एंड कैपिटल का थोड़ा सा एक्सपोजर है, लेकिन यहां मुराद रेवेन्यू से मुराद है जो हर महीने अमाउंट मिल रही है। रेवेन्यू नेचर से मुराद है ऐसे पैसे जो हर महीने मिलते हैं, और कैपिटल नेचर जो वन ऑफ मिले हैं। मतलब आपने कंपनी ज्वाइन की, उन्होंने कहा यार ये हम आपको, अगर आप बड़े अच्छे एम्प्लॉय हैं यानी कोई ज़रा हाई प्रोफाइल एम्प्लॉय हैं जिसको आपका एम्प्लॉयर ढूंढता फिर रहा है, तो कहते जनाब आप हमारी कंपनी ज्वाइन करें, हम आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आप इससे अपना घर बना लें। अब ये 1 करोड़ रुपया हर महीने नहीं मिलना, ये कैपिटल नेचर का रिसीट्स थी आपकी। अच्छा जी, फिर लॉ ने मीन से सैलरी का आगाज किया, इसका मतलब है डिक्शनरी मीनिंग खत्म, सिर्फ ये डेफिनेशन है।
फिर उसने अपनी डेफिनेशन को खुद ही एक्सपैंड किया, इंक्लूडिंग, इंक्लूड्स के लफ्ज़ से, मीन भी आ गया, इंक्लूड भी आ गया। अच्छा, अब असल में ये कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन है सैलरी की। अब आप इसका कॉन्सेप्ट बैकएंड समझिए ताकि आपको थोड़ी सी बात क्लियर हो। होता क्या, लेजिस्लेटर एक कानून बनाता है, जो प्रैक्टिस में हैं लोग, वो उस कानून के लूप होल ढूंढते चीज़ें निकाल के लाते हैं कि अच्छा ये तो नहीं, अब लगाओ ना ज़रा टैक्स, कैसे लगाओगे, आओ ना लगाओ। पहली दफ़ा लेजिस्लेटर पहली दफ़ा में पूरा अपना कोशिश करता है, अपनी कलेक्टिव विजडम डालने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली एक दफ़ा में काम नहीं होता। फिर ग्रेजुअली उसे पता चलता है अच्छा ये लूप होल था, ये लूप होल था, ये लूप होल था, फिर उस पर लॉ बनता जाता है। अच्छा जी, अब डेफिनेशन ऐसे, अभी आप यहाँ ये सोचिए कि इस वक्त लेजिस्लेटर का और आपका मुकाबला है। आप कोई ऐसी अमाउंट ढूंढ के लाना चाहते हैं जो मैं एम्प्लॉयर से ले भी लूँ और उस पर टैक्स ना लगे, और लेजिस्लेटर ये चाहता है कोई ऐसी अमाउंट बच ना जाए जिसको कल को ये कहे जनाब ये तो सैलरी आपने कहा ही नहीं था कि ये सैलरी है। इसलिए उसने लफ्ज़ इंक्लूडिंग लगा के इसको एक्सप्लेन किया। उसने कहा जी, एनी पे, वेज और अदर रेन्यूमरेशन प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, दिस, वो नाम लिखता गया है। वो कहता है भाई सैलरी ना आप मसलन एक राय हो सकती थी ना, वो कहता है जी आपकी सैलरी कितनी है, कहता जी नहीं सर सैलरी पे तो टैक्स लगता है, मुझे तो वेजेस मिलते हैं। लॉ तो कह रहा है सैलरी पे टैक्स लूंगा, वेजेस पे थोड़ा कह रहा है। कहता नहीं भाई जो मर्जी नाम रखने से कोई, इसलिए उसने कहा एनी पे, वेज और रेन्यूमरेशन, जो मर्जी नाम रख लें, प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग लीव पे। लीव पे का क्या मतलब है, आपने छुट्टी की और उसकी तनख्वाह भी मिल गई। पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, एक कंपनी थी, उसने कंपनी ने कहा जनाब साल में आपको जो है ना 40 लीव्स अलाउ हैं, अगर आप साल में 40 दिन छुट्टी करेंगे तो आपकी तनख्वाह नहीं कटेगी, आपको तनख्वाह पूरी मिलेगी। अब हर आदमी ज़रा ध्यान से छुट्टियां कर रहा है कि यार हो सकता है आगे जाके मुझे कोई ज़रूरत पड़ जाए, खुदा ना खास्ता मैं बीमार हो जाऊं, कोई फंक्शन आ जाए तो मुझे छुट्टी ना करनी पड़ जाए। साल का अख्ताम आया, क्लोज आया, एम्प्लॉयज़ ने देखा यार अच्छा वो भाई साल तो ख़त्म हो रहा है, मैंने तो अभी सिर्फ 20 छुट्टियां की हैं, या चलो 25 छुट्टियां की हैं अभी तक, तो अभी तो मेरी 15 लीव्स रहती हैं भाई। ओ माय गॉड, मैंने तो छुट्टी नहीं की है। अब वो क्या करेगा, अब यहाँ कंपनी का इम्तहान है। कंपनी ने पॉलिसी क्या बनाई हुई है, उसके एचआर डिपार्टमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई हुई है। एक पॉलिसी है कि भाई आप 40 छुट्टियां हैं कर सकते हैं, नहीं की तो ना करें, भाई हम क्या करें। तो फिर ये एम्प्लॉय सोचेगा कि अच्छा जनाब ये जो 15 डेज़ मेरे रहते हैं ना, मुझे इसमें जनाब मुझे करनी चाहिए, छुट्टियाँ करनी चाहिए, ये अनड्यू छुट्टियाँ करेगा। अब जाहिर है क्योंकि आप इसको कोई फ़ायदा तो दे नहीं रहे। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कहेगी नहीं कोई बात नहीं भाई, अगर आपने 15 दिन छुट्टी नहीं की तो इसका मतलब है एक्चुअली क्या हुआ है, सब्सटेंस ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या है, आपने 15 दिन ज़्यादा काम किया है, तो हम आपको पेमेंट दे देते हैं। उस पेमेंट का नाम क्या है, पेमेंट इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू का मतलब होता है की बजाय, पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, छुट्टियों की बजाय पेमेंट मिल गई। वो कहता है हाँ 15 दिन तो आधी सैलरी आपकी बनती है, आपको एक्स्ट्रा सैलरी दे देते हैं आधी। अब आपका वो जो बिहेवियर है ना, ह्यूमन बिहेवियर, फौरन रेगुलेट हो जाएगा। अब आप अनड्यू छुट्टियां नहीं करेंगे, जरूरत होगी कर लेंगे, नहीं होगी तो आप कहेंगे अच्छा यार चलो मुझे 15 दिन की आधी सैलरी मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो कहें कि कल को लॉ कहे कि जनाब इस पे टैक्स दे, वो कहे भाई तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, किस चीज़ का टैक्स दूं भाई, चलो निकलो यहाँ से कमिश्नर साहब, ये मुझे सैलरी थोड़े मिली है, ये तो मुझे छुट्टियां ना करने के पैसे मिले। तो लॉ कहता नहीं भाई, एम्प्लॉयर जो भी पैसे देगा उसका जो भी नाम हो, कहाँ लिखा हुआ जो भी नाम हो, सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। नौकर होने की वजह से, जॉब होने की वजह से जो भी पैसे मिलेंगे वो सैलरी कहलाएगा। अब लॉ उस बात को ना खोल के बयान कर रहा है, डिटेल में जा के बयान कर रहा है कि भाई किसी शक में ना रहना। पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव, फिर उसने एक और नाम लिया ओवर टाइम पेमेंट।
ओवर टाइम आपको पता है, आप अपने टाइम से ज़्यादा अगर काम कर रहे हैं, आपका ऑफिस टाइम 5 o'clock बंद ख़त्म हो जाता था, आप रात 10 बजे तक काम करते रहे, तो ये जो ओके यार ये सैलरी थोड़े भाई, ये तो मैं अपने बीवी बच्चों का टाइम छोड़कर दफ्तर में बैठा रहा। वो कहते नहीं नहीं भाई, वो बताया तो है, अभी आपको समझ नहीं आ रही। कमिश्नर अब आपसे मुखातिब है, वो कहता है भाई आपको बताया तो है कि एम्प्लॉयर जो भी पेमेंट देगा हमने उसका नाम सैलरी रखा हुआ है, तो ओवर टाइम भी तो एम्प्लॉयर ने दिया ना। कहता है अच्छा भाई चलो। वो कहता है अच्छा लेकिन ये वाली अमाउंट तो नहीं टैक्स लगेगा ना, ये तो मुझे साल के बाद बोनस मिला है। वो कहता है किसने दिया भाई? एम्प्लॉयर ने दिया। कहता फिर तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता? एम्प्लॉयर की हर चीज दी हुई को हम सैलरी कहते हैं, तो भाई बोनस भी सैलरी ही है। कहता है अच्छा चलो ठीक हो गया यार भाई, लेकिन ये तो मैंने एम्प्लॉय का एक काम किया था, उस पर मुझे कमीशन मिला था। तो कहता है ये किसने दिया है? एम्प्लॉयर ने दिया है ना, तो ये भी सैलरी है। फी, ग्रेजुएटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, आपको कोई फी मिले, ये ग्रेजुएटी अभी आगे डिटेल में, हम इस पर यहाँ नहीं टाइम लगाते, इसी चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में पढ़ना। वर्क कंडीशन सप्लीमेंट, बहुत दफ़ा क्या होता है, आप एक वाइट कॉलर जॉब करने वाले इंसान हैं, एक प्लेजेंट एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, लेकिन कोई ट्रांजैक्शन ऐसी आ गई है जिसमें कहीं ऐसी जगह आपने जाकर काम करना है जो कि या डेंजरस है या अनप्लेजेंट है। तो आपको एम्प्लॉयर बुलाता है, कहता है मैनेजर साहब आप आएँ जनाब, लेकिन यार एक बड़ा मुश्किल में फंसे हुए हैं यार, एक काम है फ़लाँ जगह, ये काम है, काम इतना अच्छा नहीं है, आपके शयान शान तो नहीं है, वहाँ बड़ी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, थोड़ा एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा नहीं होता, मुझे एहसास है, लेकिन मैं आपको इसका वर्क कंडीशन सप्लीमेंट दूंगा 2 लाख रुपया, लेकिन आप मेरे एतमाद के बंदे हैं, जाना आपने ही है। तब आपके जहन में आई कि अच्छा चलो ठीक है यार, मुझे नौकरी करनी है भाई, चलो ओके ठीक है, 2 लाख रुपए का बेनिफिट भी आ गया, स्वीटनर भी ऐड हो गया। मैं कहा ठीक है सर मैं जाऊँगा। अब आपके जहन में आया कि अच्छा अब इस पर तो इतना तो लॉ जालिम नहीं हो सकता ना, धरती तो माँ के जैसी होती है, तो इतनी माँ तो नहीं जालिम हो सकती ना। वो टैक्स वाला कहता नहीं नहीं, हम माँ के जैसे तो हैं लेकिन सुतेली माँ जैसी हैं ठीक है ना। वो कहता नहीं भाई, क्योंकि ये पैसे भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है, इस वजह से हम तो इसको सैलरी कहते हैं। हम हर वो पैसा, सहूलत, अलाउंस जो आपको एम्प्लॉयर पे करता है, हम उसको सैलरी कहते हैं, ठीक है ना। अब वो किसी भी वजह से पे कर रहा हो, अनप्लेजेंट कंडीशन है, वट एवर जो भी हो रहा है, वो कहता है जी हम तो उसको सैलरी कहते हैं। आप कहते रहें जो मर्जी कहते रहें। वो कहता है ये एम्प्लॉयर ने गढ़े हुए नाम हमारे नहीं है, हमने तो इन सारों का नाम सैलरी रखा हुआ भाई। ये एम्प्लॉयर कहता है जी ये बोनस है, ये कमीशन है, ये सैलरी है, ये वेजेस हैं, ये वर्क कंडीशन सप्लीमेंट है, ये पेमेंट इन ल्यू ऑफ लीव है। वो कहता है नहीं नहीं, हमारे नज़दीक भाई ये सारी चीज़ें सैलरी हैं, नाम बदल बदल के आप हमें धोखा नहीं दे सकते। ओके, पहला पॉइंट ठीक हो गई बात जी। सेकंड, एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और एनी पर्क्स, हम किसे कहते हैं? सहूलियात को कहते हैं। एम्प्लॉयर आपको कोई फैसिलिटी दे देता है, मसलन आपको रहने के लिए घर दे देता है, इस्तेमाल के लिए कोई एक अच्छी सी गाड़ी दे देता है जी। अगर आप अच्छे एम्प्लॉयर हैं तो अच्छी सी मिलेगी, अगर आप अच्छे एम्प्लॉय नहीं हैं तो फिर तो गाड़ी तो मिलेगी नहीं, कन्वेंस तो नहीं मिल रही होगी आपको। लेकिन अगर आप अच्छे एम्प्लॉय हैं, वैल्यूड एम्प्लॉय हैं, तो फिर आपको गाड़ी मिल रही होगी। ये क्या है? पर्क्स है, सहूलत है। रहने के लिए घर भी मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है, वट एवर जो भी पर्क्स में, सहूलियात में एक लंबी लिस्ट हो सकती है। वो कहते हैं एनी पर्क्स। वो कहते हैं एम्प्लॉयर अगर कोई सहूलियात प्रोवाइड कर दे, क्या है उस सहूलत को हम मनी में कन्वर्ट करें, हो सकती हो या ना हो सकती हो। कहते हैं ना हो सकती हो का कोई मसला नहीं, हम बता देंगे कैसे करनी है। वो कहता है इसको भी हम सैलरी कहते हैं। एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दी, एफबीआर की नज़र में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र में आपकी सैलरी बढ़ गई है क्योंकि एक सहूलत दे दी आपको। एम्प्लॉयर ने आपको रहने के लिए घर दे दिया है, तो एम्प्लॉयर ने तो फैसिलिटी दी है, लेकिन ये जो धरती माँ के जैसी है ये कह रही है कि नहीं यहाँ भी आपकी सैलरी बढ़ गई है। ओके चलिए, फिर वो कहता है जनाब एनी अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड टू एन एम्प्लॉय, प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय
वो कहता है अगर कोई अलाउंस दे दिया जाए, अब क्या डिफरेंस है जी पर्क्स में और अलाउंस में? अलाउंसेस कैश में दिए जाते हैं, पर्क्स सहूलियात की शक्ल में दी जाती हैं। मसलन एक है कि आपको रहने के लिए घर दे दिया, उसने कहा जी हम आपको एक घर देंगे, आप उसमें रिहाइश रखें। अब एम्प्लॉयर की मर्जी है, ये घर एम्प्लॉयर का अपना भी हो सकता है, एम्प्लॉयर खुद किराए पर लेकर आपको रहने के लिए दे दे, ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको रहने के लिए सहूलत मिल गई, घर मिल गया, ये पर्क्स की डेफिनेशन आ गई। एक दूसरा एम्प्लॉयर कहता है भाई मैं कहाँ घर ढूंढता फिरूंगा, मुझे नहीं पता फिर क्या हो, भाई मैं ऐसा करूंगा आपको 25,000 रुपया महीने का कैश दूंगा, ये अलाउंस है आपका, हाउस रेंट अलाउंस, आप जाकर घर ले लीजिए, 25,000 में आए तब ले लें, ज़्यादा बड़ा घर लेना है तो बाकी के पैसे खुद डाल के ले लें। दीज आर कॉल्ड अलाउंसेस। अलाउंस में एम्प्लॉयर आपको पैसे दे देता है। फिर दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, एम्प्लॉयर ने आपको गाड़ी दी, एक नई होंडा सिविक आपको निकलवा के दी, तो ये क्या बन गया? पर्क्स बन गया। आपको किस लिए दी है? कि आप यूज करें। अच्छा, इसको डिटेल में भी आना है आगे इस चैप्टर। ये तो हो गया पर्क्स। एक है एम्प्लॉयर कहता है कि नहीं भाई मैं गाड़ी तो नहीं दे सकता, मैं आपको कन्वेंस अलाउंस दूंगा हर महीने 15,000, आप उसमें गाड़ी रेंट पे लेनी है, लीज करानी है गाड़ी, मुझे नहीं पता, मैं आपको 15,000 रुपीज़ हर महीने या 20,000 या डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, ये मैं आपको दूंगा। एक फिक्स अमाउंट दे दी है, किस नाम पर? गाड़ी के नाम पर, कन्वेंस अलाउंस। ओके, वो कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनी अलाउंस प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इंक्लूडिंग कॉस्ट। फिर यहाँ भी उसने कहा जी अच्छा अलाउंसेज में आपको नाम कुछ गिनवा दें, उसने कहा जी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, इसको आमतौर पे क्या कहते हैं? महंगाई अलाउंस। उसी का एक दूसरा नाम होता है सब्सिस्टेंस, गुजारा अलाउंस, रेंट, यूटिलिटी, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट और ट्रैवल अलाउंस। वो कहता है जो मर्जी नाम रखते हैं भाई, इंक्लूडिंग मीन्स नहीं कि सिर्फ यही नहीं, इंक्लूडिंग। वो कहता है ये तो शामिल हैं, इसके अलावा भी जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा भाई इसके अंदर ही शामिल है। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, आमतौर पर इसको महंगाई अलाउंस कह देते हैं। सब्सिस्टेंस भी उसी का ही नाम है, गुजारा अलाउंस। रेंट, यूटिलिटी, वो कहता है जी मेरे घर की बिजली का बिल आप पे करेंगे, वो कहता है जी मैं पे करूंगा, जितना भी बिल आएगा कंपनी पे करेगी, तो फिर ये यहाँ नहीं फॉल करेगा, बी पॉइंट में फॉल करेगा, फिर तो ये पर्क्स बन गया ना, पैसे नहीं दिए ना, आपको सहूलत दे दी, बिजली कंपनी की तरफ से है, सहूलत हो गई, पॉइंट नंबर बी में चला गया। वो कहते हैं नहीं भाई हम आपको 10,000 रुपया महीने का फिक्स देंगे, बिल आपका ज़्यादा आए कम आए आपकी मर्जी है, अलाउंस बन गया, यहाँ आ गया। एजुकेशन, वो कहता है जी आपके बच्चों की तालीम फ्री है, जहां भी बच्चे पढ़ रहे होंगे फीस इदारा पे करेगा, पर्क्स बन गया। तो कहते हैं नहीं हम बच्चों की एजुकेशन का हर महीने आपको 25,000 रुपया देंगे, जहां आपका जी चाहे बच्चे पढ़ाएं, ना जी चाहे ना पढ़ाएं, मदरसे में दाखिल कराएं, जहां पढ़ाना है पढ़ाएं, आपको फिक्स पैसे मिलेंगे, अलाउंस बन गया, पॉइंट सी में आ गया। वो कहते बस एक बात है, सारी हर चीज शामिल होगी, और ये सैलरी, वो कहते हमने इस सारे का नाम भी सैलरी रखा हुआ है भाई। वो कहते बस एक चीज छोड़ने लगे हैं, बट shall not include any allowance solely expended in performance of the employee's duty of employment। वो कहते कोई अलाउंस आपको इसलिए मिला है कि आप कोई ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और वो सिर्फ उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर ये अलाउंस आपकी सैलरी में नहीं होगा, बिकॉज यहाँ तो आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये तो होना भी नहीं चाहिए था। तो सैलरी की 3 बड़ी डेफिनेशन अभी तक उसने बता दी है। नंबर 1, सबसे पहले तो उसने वो बेसिक दी ना, उसने कहा जी कोई भी अमाउंट, क्या है वो कैपिटल नेचर की हो, क्या है वो रेवेन्यू नेचर की हो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करेगा तो सैलरी कहलाएगा। अच्छा जी, फिर उसने कहा हो सकता है आपको कोई शक रह गया हो, तो भाई अपना शक दूर कर लो। इंक्लूडिंग के फ्रेज से उसने आपका शक दूर किया। उसने कहा यार आप नाम जो मर्जी रख लो, एनी, पे, वेज, रेन्यूमरेशन, ये सारी चीज़ें, ये सब सैलरी हैं, बोनस, कमीशन, ओवर टाइम, सब कहता है सब कुछ इसमें। पॉइंट नंबर 1।
पॉइंट नंबर बी, उसने कहा जी हर तरह की सहूलियात भी सैलरी में आएंगी, पर्क्स भी सैलरी कहलाएंगे, पर्क्स भी सैलरी कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो उसने कहा जी तीसरी बात, अलाउंसेस भी सैलरी कहलाएंगे। अलाउंसेस की उसने कहा शायद आपको शक ना रह जाए, कहीं भाई धोखा ना खाना, कल को ना कहना कि ये तो नहीं। उसने कहा मैं कुछ नाम ले देता हूँ, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, सब्सिस्टेंस अलाउंस, रेंट, यूटिलिटी, एंटरटेनमेंट, ट्रैवलिंग वगैरह सब कुछ इसमें शामिल है। उन्होंने कहा हाँ एक चीज़ शामिल नहीं है, अगर कोई अलाउंस इसलिए दिया जा रहा है, आपको कराची ऑफिस ने भेजा किसी काम के लिए और यहाँ से जाने का खर्चा, आने का खर्चा, ये आपको एक एज ए अलाउंस दिया गया है, तो ये तो आप ऑफिशियल ड्यूटी पर गए हो, ऑब्वियसली ये तो आपकी सैलरी में ऐड नहीं हो सकता। तीन बातें। अभी ये लंबी डेफिनेशन है, काफ़ी सारी इसमें और चीज़ें भी आनी। पॉइंट नंबर डी, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय that is paid or reimbursed by employer, यहां तक रुक जाते हैं पहले। वो कहता है अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर, कोई ऐसा खर्चा इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय, जो कि एम्प्लॉय ने किया है, इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर। पेड बाय एम्प्लॉयर का तो मतलब होता है कि कोई खर्चा था एम्प्लॉय का, डायरेक्टली एम्प्लॉयर नहीं पे किया है। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयर कहता है यार आप ऐसा करें, हमने आपको एक मेडिकल फैसिलिटी दी हुई है, फलां हॉस्पिटल हमारे पैनल पर हैं, तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट करवाएं, वहाँ से बिल लाएं, वो बिल ला के अकाउंट्स ऑफिस को दे दें, बस ख़त्म, ये खुद ही उनको पे कर देंगे। तो ये पेड बाय एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ गया। कोई ऐसा खर्चा जो आपका था, एम्प्लॉय का था, एम्प्लॉय ने किया, वही बच्चा लेके गया था, लेकिन ये खर्चा पे किसने किया? एम्प्लॉयर ने पे किया। एक तो ये सिनेरियो आ गया। अच्छा, पेड एंड रीइंबर्स्ड में थोड़ा सा फर्क है ना, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक रीइंबर्स्ड है, वो कहते हैं नहीं, एक दूसरा तरीका, वो कहते हैं नहीं भाई, आप गए ना, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ पैसे दे आइए, जो उनका बिल बनता है वो दे आइए, अगले दिन आके कैशियर को ये बिल दे दें, आप अपने पैसे ले लें। रीइंबर्स्ड, इस तरह के एक्सपेंसेस को कहते हैं रीइंबर्स्ड। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ किया आपके फादर का जो एम्प्लॉयर है वो एक अच्छा आदमी है, वो कहता है बच्चे की फ़ीस हम रीइंबर्स करेंगे, तो आप राइस की रिसीट अपने फादर को दे देंगे, रिसीट फादर जो है जाके कंपनी में जमा करवा देंगे, कंपनी उनको ये पैसे रीइंबर्स कर देगी। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि कंपनी ने राइस के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, आप राइस आते हैं, सिर्फ रसीद ले जाते हैं, हमें पहले ही पता होता है कि ये कंपनी का बच्चा है, हम आपको रसीद बना के दे देते हैं, आप ये कॉलेज जमा वहाँ जाके कंपनी में दे देते हैं, कंपनी पैसे हमें भेज देती है। ये डायरेक्टली पेड आ गए। और रीइंबर्स का मतलब है पहले कैश आपका इन्वॉल्व हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको मिल गया, रीइंबर्स्ड हो गया। ओके, द अमाउंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एन एम्प्लॉय दैट इज पेड और रीइंबर्स्ड बाय एम्प्लॉयर, ये भी सैलरी है। वो कहता है भाई ये सब सैलरी है। फिर उसने इसमें अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर इन द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज ड्यूटी, ये वही वाली बात आ गई। हर दफ़ा कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो तो सैलरी में नहीं ना ऐड हो सकती, वो तो नाइंसाफ़ी हो जाएगी ना, ज़्यादती हो जाएगी। कुछ बात समझ आई है? आज हमने 4 पॉइंट तक अभी इसको देखा है, आगे लेकर चलेंगे अगले लेक्चर में, ताकि आप साथ साथ याद कर सकें। तो अगर हम ज़रा फिर से रिविज़िट करें तो बस मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दूं। हम इसको अगर फिर से रिविज़िट करें तो जो सैलरी की डेफिनेशन है उसके अंदर क्या बातें आई थी। सबसे पहला काम तो क्या किया उसने, एक अपनी डेफिनेशन लिखी। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। ये असल डेफिनेशन है सैलरी की, रियल डेफिनेशन, कोर डेफिनेशन ये है। सैलरी मीन्स का मतलब है रिस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, यहां तक ये रिस्ट्रिक्टिव थी। सैलरी मीन्स एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट वेदर ऑफ रेवेन्यू और कैपिटल नेचर। तो उसने कहा यार मैंने बात ना बड़ी भारी सी कर दी है, पता नहीं लोगों को समझ आएगी कि नहीं आएगी। उन्होंने कहा अच्छा, वैसे तो ये इतना लिख देना ही काफ़ी था, यहाँ हर चीज़ आ गई, जितना हम नीचे पढ़ रहे हैं ना सर,
ये हम क्लैरिफिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअली तो इस लाइन में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि रोज़ इख्तलाफ राय क्रिएट होता है, फिर लेजिस्लेटर का और अवाम का, वो कहते हैं ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा है, तो उसने कहा अच्छा यार यहाँ लिखा है, ये लो। उसने फिर लफ्ज़ लगाया इंक्लूडिंग, अब वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 का मीनिंग ये है कि आप सैलरी का नाम बदल के हमें धोखा नहीं दे सकते, जो मर्जी नाम रख दें, पे, वेज, रेन्यूमरेशन, लीव पे, पेमेंट, बोनस, कमीशन, वो कहता है सब कुछ सैलरी। वो कहते हैं आप ऐसा ना कर रहे हो कि सैलरी का से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए एम्प्लॉयर को कहें यार आप मुझे सहूलियात दे दो, मुझे सैलरी दो ही ना, ताकि मेरे पे टैक्स ना लगे। हमने कहा जी क्या सहूलियात दे दें? हमने कहा यार मुझे एक रहने के लिए घर दे दें, एक गाड़ी दे दें, मेरी बिजली का बिल आपने पे कर देना है, मेरे बच्चों की तालीम का ख़र्चा आपने पे कर देना है, बस मुझे फिर 50,000 सैलरी दे दिया करें। लॉ कहता है यार हम इतने पागल तो नहीं हैं जितना तुमने समझा हुआ है। वो कहता है ये सब चीज़ें सैलरी हैं, हर सहूलत। पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है? हर सहूलत आपकी सैलरी है। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा है? कि हर अलाउंस भी आपकी सैलरी। वो कहता है यार मुझे सैलरी ना दें, मुझे कन्वेंस अलाउंस दे दें, मुझे बच्चों का मेडिकल अलाउंस दे दें, मुझे एजुकेशन अलाउंस दे दें, मुझे यूटिलिटी अलाउंस दे दें। लॉ कहता है ना ना भाई, ये सब भी सैलरी है। आप डायरेक्ट सैलरी कैश में लें, पर्क्स की शक्ल में लें, अलाउंसेस की शक्ल में लें, ये सब आपकी सैलरी है। फिर उसने आखिरी बात, आज तक की आखिरी बात उसने जो की, उसने कहा यार अगर कोई एक्सपेंडिचर आपका एम्प्लॉय का एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर पे कर दे या रीइंबर्स कर दे, दोनों सूरतों में हम इसको क्या लेंगे? सैलरी ही लेंगे। तो बस यहीं रुकते हैं आज। तो आज आपने सैलरी, हेड्स ऑफ इनकम को बेसिकली आपने देखा है कि हेड्स ऑफ इनकम क्या है, और हर हेड में हमने कितनी बातें करनी है? 4 पॉइंट ढूंढने हैं। स्कोप, डिडक्शंस, चार्जेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी। फिर हमने रिसीट के मीनिंग को समझा है, ठीक है ना। तो ऐसे ज़रा अब आपने साथ साथ चलना है। रोज़ाना का काम आपने रोज़ाना ज़रूर करना है। इतनी डेफिनेशन आपने 2-3 मरतबा ज़रूर पढ़नी है। याद मैं खुद भी करवा लूँगा, आपने भी थोड़ी सी याद करनी है, लेकिन याद ही आपको इंशाअल्लाह ताला हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आप यहाँ से आगे चलेंगे कल इंशाअल्लाह। आपने रिवीजन करते रहना है, आपने क्वेश्चंस को ज़रूर अटेम्प्ट करना है जो हर लेक्चर के साथ हैं। आपने ये जो ऑनलाइन लेक्चरिंग है ना, इसका रियल बेनिफिट जो है वो अटेन करने की कोशिश करनी है, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करनी है। कल मुलाकात होगी जी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ से फर्दर आगे चलेंगे जी। थैंक यू।